वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर तो देखो, वह आपका वक्त बदल देगा। बीते समय से सबक लेकर वर्तमान में कार्य कीजिए, इससे आपका भविष्य अपने आप बदल जाएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यहां पर हम लेकर आए हैं पंचों का प्रोग्राम और यहां पर पंच और सरपंच अपनी राय आप लोगों के सामने रखते हैं और आप लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। तो आज हमारे साथ हैं सौंद गांव से प्रहलाद पहलवान जी, जो कि सौंद गांव के सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और कई सालों से बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा समाज सेवी भी हैं। दोस्तों, प्रहलाद पहलवान जी का जन्म 31 मार्च 1956 में हुआ था सौंद गांव के अंदर और एक किसान परिवार में इनका जन्म हुआ है। उसके बाद अच्छे से पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद इनको शौक़ भी था कुश्ती कबड्डी खेलने का, और कुश्ती खेलने का इतना शौक़ था कि सत्ती का जो मेला जुड़ता है होडल में, वहाँ पर जाकर कुश्ती खेला करते थे और लगातार 1986 में 3 साल तक कुश्ती के चैंपियन रहे, यानी कि वहाँ पे कुश्ती जीती। और इनके जो गुरु थे जिनका नाम कांचा पहलवान है, उन्होंने इनको सील भी दी थी उस समय। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद पुलिस में ज्वाइनिंग हो जाती है और फिर पुलिस में भी बहुत सारे अवार्ड, सील और देश के लिए खूब ही अच्छा काम किया है। और दोस्तों, यहाँ पर कुछ गांव वाले ये भी कहते हैं कि प्रहलाद पहलवान जी का स्वभाव बहुत अच्छा है, गरीबों की मदद करते हैं और एक ही फ़ोन पर पिछले 5 सालों से ये मेहनत कर रहे हैं। 5 साल तो क्या 10 सालों से एक ही फ़ोन पर ये साथ में चल देते हैं। कभी भी किसी को कोई ज़रूरत होती है तो आधी रात को भी तैयार होते हैं। तो आज इनसे यहाँ पर रूबरू होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, गांव के अंदर, समाज के अंदर सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रहलाद जी से खफा हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रहलाद जी के साथ हैं, लेकिन इनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई ऐसा रीज़न क्या हुआ जो इनको कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ गए जिनसे वो लोग नाराज़ हैं। तो आज यहाँ पर सवाल जवाब होंगे। सभी सवाल आप लोगों के हैं, यानी कि यहाँ पर जो इंटरव्यू हो रहा है यह पूरी बस्ती माता ले रही है, यानी कि सभी के सवाल यहाँ पर हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने अपना कोई भी सवाल इसमें नहीं मिलाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे साथ हैं प्रहलाद पहलवान जी, गाँव सौंद से सरपंच पद के उम्मीदवार। मेरी सभी ग्रामवासियों को और चैनल को जो भी सुनने वाले हैं सभी को हाथ जोड़कर मेरी राम राम। तो प्रहलाद जी, आज यहाँ पे सवाल जवाब होंगे जनता के आपसे, और ये सारे सवाल जनता के हैं, आपको उनके जवाब देने हैं। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहला सवाल है आपसे कि आप थानेदारी से रिटायर हैं, खूब समाज सेवा की अब तक, राजनीति में अब फिलहाल क्यों आए हो? बहुत सारे लोग कहते हैं समाज सेवा करने के लिए आए हैं, तो आप तो समाज सेवा पहले कर चुके हो, अब किस लिए आए हो राजनीति में? ऐसा है, मैंने गांव में जन्म लिया है, मेरी भी कुछ जिम्मेवारी बनती है। अब तक मैंने नौकरी करके अपने परिवार का, बच्चों का भविष्य बनाया है जी। अब जो मेरी बकाया उम्र है, इस गांव के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं और गांव के विकास के लिए और भविष्य को, बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए मैं राजनीति में आया हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं जेब भरने का प्लान हो, राजनीति के चक्कर में जेब भरने के लिए आए हो आप? देखो, ऐसा है कि नौकरी के बाद मुझे पेंशन भी मिलती है और मेरे बच्चे सभी सेट हैं। अच्छा। वो अपनी अपनी नौकरी, या वकील है एक लड़का, एक की नौकरी लगने जा रही है, मेरी बहू भी बैंक में है। तो ज़्यादा मेरे पे कोई खर्चा ऐसा नहीं है कि मुझे जेब भरनी पड़े, और जो भी मुझे पेंशन बनती है मेरा उससे गुजारा बहुत अच्छी तरह हो जाता है, मुझे जेब भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। रामफल वाली चौपाल पे आपने कहा था लोगों के बीच में कि भाई मैं पैसे नहीं खाऊंगा, मैं सारा हिसाब किताब बुजुर्गों के हाथों में रखूंगा। क्या आपसे किसी ने कहा था ये? नहीं, ये मेरे किसी ने नहीं कहा था, परंतु अब तक जो सरपंच हैं, लोग बाद में उनके बारे में कहते हैं भाई इसने कुछ नहीं किया गांव के लिए, गांव को पैसे को खा गया। इसलिए मैं चौपाल पे मैंने अपने धर्मीमान से कहा था और उसी बात में मैं आज भी कायम हूँ कि मैं पंचायत के पैसे से कोई भी एक भी पैसा नहीं खाऊँगा। सरपंच जी कहाँ से करोगे, सौंद से या होडल से? क्योंकि आपको पता है प्रहलाद जी, पहले भी लोग इस समस्या से जूझ चुके हैं। कोई सिग्नेचर वगैरह करवाने के लिए जाता था तो पहले एक सरपंच थे और वो सिग्नेचर बड़ी मुश्किल से करते थे। लोगों का कहना ये है कि वो परेशान थे लोग उस समय, तो अब भी तो परेशान हो सकते हैं। अगर आप होडल से करते हो सरपंची, तो लोगों का तो इतना पेट्रोल ही फूक जाएगा रास्ते में, जो आपसे मतलब साइन करवाने के लिए जाएंगे। तो इनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, मेरा मकान गाँव में है और होडल भी है। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो अपने बच्चे होडल रहेंगे, और यदि गांव मुझे जिम्मेवारी देगा तो मैं 24 घंटा गांव में हाजिर रहूँगा। किसी को होडल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दस्तखत वगैरह सही यहीं होंगे। तो मतलब आप गांव से ही राजनीति करोगे? हाँ, गांव में रहकर ही सरपंची करूँगा और गांव में सबके साथ मिलकर यहीं रहूँगा। अच्छा, यहीं पे रहोगे आप।
लोगों का कहना है कि आप जेबरी का सांप बना देते हो, जैसे आपने पिछले सरपंच के साथ किया। क्या यह सही है या फिर इसमें कोई यहाँ पे कुछ हो सकता था सुधार? देखो ऐसा है, हमारी हरियाणा सरकार ने कानून बना दिया था कि भाई सरपंच पद लड़ने के लिए 10वीं पास होना जरूरी है जी। परंतु जो पिछला सरपंच था वो 10वीं पास नहीं था और उसने फर्जी सर्टिफिकेट लगा के चुनाव जीता। ये हमारे गांव के साथ उसने बहुत बड़ी धोखाधड़ी की, सारे गांव को अंधेरे में रखा। गांव के सामने सच्चाई लाने के लिए मैंने कोर्ट का भी सहारा लिया और वो सच्चाई मैंने ला के गांव के सामने रख दी। वो फर्जी सर्टिफिकेट था, इसलिए वो सरकार ने बर्खास्त किया। अगर रामजीत जी मतलब बहुमत से आते हैं और बहुमत से बने थे, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं था, तो फिर आपको क्या मची थी, आपको क्या प्रॉब्लम थी जो आपने रामजीत जी को कोर्ट में घसीटा? जब वह बहुमत से बने थे तो उसके साथ जनता भी थी, और अगर आपने उस सरपंच को कोर्ट में घसीटा था तो इसका मतलब आपने जनता को भी घसीटा था। नहीं, इसमें सच्चाई सामने लाने के लिए गांव के काफ़ी आदमियों ने कहा था कि जी इसने हमारे साथ धोखाधड़ी की है और ये कहता है कि भाई मेरा सर्टिफिकेट बिल्कुल सही है, इसकी सच्चाई गांव के सामने लाई जाए। तो गांव के काफ़ी आदमियों के कहने से और मेरा अपना भी विचार है कि अन्याय के सामने कभी मत झुको और जो भी सच्चाई है सबके सामने लाओ। तो मैं इसलिए उसके सर्टिफिकेट के बारे में मैंने जो भी किया था वो गांव के लोगों के कहने से किया था। आपको पता है आपने गांव के काम नहीं होने दिए, क्योंकि सरपंच से जब कहते थे लोग कि भाई काम करना है गांव का, तो वो कह देता था कि मेरे ऊपर तो 30-32 केस डाले हुए हैं, मैं काम कहां से करूं। और वो आपका नाम लेते थे, आपका और पंडित तुहिराम जी का नाम लेते थे कि ये लोग मुझे काम करने ही नहीं देते हैं। तो ऐसा क्यों, आपने गाँव का नुकसान क्यों करवाया? क्योंकि पिछले 5 साल में उस सरपंच ने सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाए कि मेरे ऊपर तो केस पड़े हुए हैं, मैं क्या करूँ, और इसमें आपने उसको कोर्ट में घसीटा। तो यहाँ पर किसकी गलती मानेंगे आप? अपनी गलती मानेंगे जो काम नहीं हुए गांव के? इसके बारे में क्या कहो? ऐसा है, केवल उसके ऊपर एक केस था फर्जी सर्टिफिकेट का और उसके कहने से नहीं चलेगा, रिकॉर्ड की चीज़ है। उसके पास दूसरा कोई केस नहीं था। और जहाँ तक गांव के विकास की बात है, मैंने उस एक केस के सिवा कोई केस नहीं, और उसका जहाँ से भी पैसा आया उसमें मैंने कोई रुकावट नहीं की, कोई शिकायत नहीं की। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, गांव के विकास का जो भी पैसा आया उसमें मैंने कोई रुकावट नहीं की। अच्छा जी, हाँ, आपने कोई रुकावट नहीं। और जितना पैसा आया उसने कहाँ लगाया कहाँ नहीं, ये उसी को पता है। बाकी मेरी तरफ से तो केवल एक केस डाला गया था और उसी के ऊपर मैं कायम हूँ। अच्छा जी, यानी कि आपने कुछ नहीं किया? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। फिर वो कैसे कहते हैं कि भाई मेरे पास ना काम करने देते हैं मुझे, और ये क्या चक्कर था आपके हिसाब से? क्या देखो ऐसा है, जो झूठा आदमी होता है वो झूठ का सहारा लेता है। रिकॉर्ड की चीज़ है, इसमें ना तो मैं झूठ बोल सकता हूँ ना वो। ये तो रिकॉर्ड देख लो, एक के सिवा यदि दूसरा मुकदमा हो तो मैं इसका जो भी मेरे को गांव सजा देगा मैं तैयार हूँ। कुछ लोगों का ये भी कहना है प्रहलाद जी कि सरपंच मतलब जैसे अनपढ़ होते हैं, पहले भी अनपढ़ रहे हैं बहुत सारे गांव के, और अभी तो ये स्टार्ट हुआ है कि भाई 10वीं की मार्कशीट चाहिए या 12th की मार्कशीट चाहिए। तो क्या पहले सरपंच गांव का विकास नहीं कर सकते थे? क्या यह भी नहीं कर सकता था जो आपने इनको रोका काम करने से? कुछ लोगों का सवाल ये भी है। देखो ऐसा है, पहले तो कोई क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं थी सरकार की तरफ से, पर जब सरकार ने कानून बना दिया तो कानून का उल्लंघन जो कर रहा है तो वो गलत आदमी है, और गलत आदमी के कभी साथ नहीं देना चाहिए। एक कहावत है कि ना किसी के साथ अन्याय करना चाहिए और ना अन्याय सहना चाहिए। अन्याय यदि सहता तो वो भी अपराध है। यदि हम में से कोई भी आदमी किसी गलत आदमी को नहीं रोकेगा तो उसके हौसले बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे और इससे गांव को नुकसान होगा। और जो अब ये नुकसान हुआ 5 साल, इसकी भरपाई कौन करेगा? मेरी तरफ से कोई नुकसान नहीं हुआ। जो भी किया है, अच्छा किया बुरा किया, उसी को पता है। मेरी तरफ से इसमें कोई रुकावट नहीं डाली गई। अच्छा जी, आपने यानी कि रुकावट नहीं डाली। ठीक है जी। अगला आरोप आपके ऊपर ये है, और यह बहुत बड़ा आरोप है क्योंकि लोग वोट डालने के लिए जाते हैं तब भी लाइनों में लगे हुए इस बारे में चर्चा करते हैं कि जब आप पुलिस विभाग में थे तो गौ तस्करों को खुली छूट दे रखी थी, उनसे पैसे भी खाते थे। इसका मतलब क्या ये आरोप सही है? सबसे पहले तो आप ये बताइए। देखो, ये बिल्कुल विरोधियों की बेबुनियाद आरोप है। अच्छा, मेरे को पुलिस विभाग ने सिपाही से इंस्पेक्टर बनाया था, मेरे अच्छे कार्य देखते हुए। और जहाँ तक गौ तस्करों की बात है, मेरे खिलाफ एक भी ऐसा आदमी नहीं है पुलिस विभाग में जिसने ये बात कही हो। ये केवल
हमारे जो विरोधी हैं उनका एक दुष्प्रचार है जो किया जा रहा है। हाँ, इतना ज़रूर था कि मैं लोकल था यहाँ का, मेवात में मेरा दबदबा था और मैं 2-4 आदमी लेके जहाँ भी मुझे पता चलता था कि भाई यहाँ गौ कसी हो रही है, वहाँ जाके गऊओं को गौशाला में करता था। और इसका रिकॉर्ड बहिन गौशाला के अंदर है कि मेरे दौरान मैंने कितनी जिंदी गाय गौशाला में भेजी और कितने आदमियों के मुकदमे दर्ज करके मैंने उनको जेल भेजा। तो जो आदमी कुछ करेगा तो उस पर आरोप तो लगेंगे, बाकी आरोपों में कोई सच्चाई नहीं। तो आपने ऐसा वैसा कुछ नहीं किया? गायों के जो मतलब एक आरोप लगाया जाता है पूरे गांव में, ज़्यादातर यही ज़्यादा बात फैलाई जाती है कि आप उसको वोट क्यों देते हो, उन्होंने ऐसा किया है। तो ये आरोप बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल निराधार है और इस आरोप जो लगाता है उसको लाओ मेरे सामने, मैं लालदास के मंदिर पर कसम उठा सकता हूँ कि मैंने आज तक गौ तस्कर से कोई पैसा नहीं लिया। कोई पैसा नहीं लिया। तो आप कई बार सस्पेंड भी हुए थे, कहीं यही वजह तो नहीं थी उस टाइम? नहीं, ये जो विभाग है हमारा, इसमें छोटी मोटी गलती कोई भी हो जाती है तो उसमें सस्पेंड हो जाते हैं। मैं भी 2-3 बार होया हूँ, परंतु गौ तस्कर या किसी ऐसे कार्य में कभी नहीं हुआ। और हाँ, कभी मेरे को मतलब कभी भी सस्पेंड नहीं किया गया। क्योंकि मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं। लोगों का आरोप है कि आपने एक्सीडेंट वाले लड़कों का फैसला नहीं होने दिया। पंचों ने घोषणा 5-5 लाख की दी थी, यानी कि उनको देने की, और आपने 3-3 लाख रुपए दिलवाए, कम दिलवाए। और लोगों का कहना यह भी है कि आप चाहते तो उनको पूरे पैसे मिल सकते थे। जो ये एक्सीडेंट हुआ था रूपा पेट्रोल पंप पे, देखो ऐसा है कि रूपा पेट्रोल पंप पर जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें गांव के लोग उनके पास गए थे एक्सीडेंट के बाद, और उसने रूपा ने कहा था कि भाई 12-52 होने के बाद जो भी गांव वाले मेरे से आदेश करेंगे तो मैं उसकी मतलब ये एक भरपाई करूँगा। उसके बाद वो यहाँ दोनों लड़कों के घर भी आया था बतारी करने के लिए, परंतु कुछ लड़कों ने एक बवंडर रच के कमेटी पे इकट्ठे हुए कि भाई उसको मतलब ये पेट्रोल पंप को फूकेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, इससे वो डर गया और गांव में नहीं आया। तो गांव के कुछ आदमी, उनमें काफ़ी लड़के थे, कुछ हमारे पंच थे और दोनों ही परिवारों के आदमी थे जो मरने वाले परिवारों के बच्चे मरे थे। उन दोनों परिवारों से लड़के थे 2 और गांव के और भी लड़के थे और काफ़ी पंच थे। वो मेरे पास होडल गए थे, उन्होंने कहा था कि आप इसमें इनकी मदद करा दो। तो मैंने रूपा को वहीं उनके सामने घर बुला लिया था और उनकी सहमति से उन लड़कों को पूछ के, सारे पंचों को पूछ के उन्होंने कहा जी इन्हें 3-3 लाख रुपए दिलाई जाए। तो 3-3 लाख रुपए के हमने वहाँ सबके सामने चेक ले लिए थे और बिजौकरा मंदिर पर उस दिन पंचायत थी और मैंने आके सारे गांव के आगे अपनी बात रखी थी और वो चेक भी दिखाए थे कि भाई ये 3-3 लाख रुपए के चेक उसने भेजे हैं। और 2-4 दिन बाद जब गांव में थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा, आके वो दोनों 10 आदमी गांव के लेके और दोनों परिवारों के जाके वो अपने चेक दे देगा। तो उस टाइम कुछ आदमी ये नहीं चाहते थे कि ये फैसला हो और इन गरीब बच्चों की मदद हो, सब अपनी राजनीति सीख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें तो रूपा चाहिए यहाँ। और उन्होंने वो चेक नहीं लिए, मैंने वापस ले जाके वो चेक उसको दे दिए थे। इसमें कुछ लोगों ने अपनी राजनीति की थी, गरीबों की मदद नहीं होनी थी। इसका मतलब लोगों ने नहीं होने दिया ये जो फैसला था? कुछ लोगों ने, अच्छा, जिसमें ज़्यादा लोग नहीं है, केवल 3-4 आदमी हैं जो ये समझते थे यदि प्रहलाद के हाथ से ये फैसला हो गया और चेक दे दिए तो आगे सरपंची का इलेक्शन है, इसकी वोट बढ़ जाएंगी। वो नहीं चाहते थे कि वोट बढ़े और उन्होंने ऐसा वो रच दिया कि वो चेक वापस करा दिए और बाद में उन्होंने कह दिया कि भाई 11-11 लाख रुपए उसको दंड किया जाए। आज तक उन पंचों ने ना तो उनको वो 3 लाख मिलने दिए हैं, ना ही 11 लाख ला के दिए हैं। और सबसे बड़ा नुकसान उन दोनों गरीब परिवारों को हुआ है। इसमें जो पंच थे हमारे गांव के कुछ 2-3, उनकी वजह से ये नहीं मदद हुई है। अच्छा जी, यानी कि कुछ पंच ऐसे थे जिन्होंने गांव का भला नहीं होने दिया है। तो दोस्तों, आपको आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा जो आपने पूछा था। अगला सवाल ये है, आप कहते हैं कि कृष्णपाल गुर्जर जी ने आपको गांव के विकास के लिए 3 करोड़ रुपए दिए थे और वो पैसे किसके खाते में डलवाए? क्योंकि ना तो आप सरपंच हो ना जिला पार्षद हो, वो कहाँ गए? ऐसा है, कचनार मंदिर पर कृष्णपाल जी आए थे और जो भी वहाँ खर्चा हुआ था वो मैंने अपनी जेब से ही किया था।
और उन्होंने वो घोषणा 3 करोड़ की थी। और ये जो भी पैसा मंत्री का किसी का होता है, ये पंचायत में ही खाते में आता है। तो पंचायत खाते में वो पैसा आया था और उस पैसे से ये जो अपनी कमेटी वाली सड़क है अंधोप चौराहे से और कचनार मंदिर तक ये जो जाती है, ये उस टाइम ऐसी हो रही थी कि यहाँ से मोटरसाइकिल तो क्या पैदल भी नहीं निकल सकता था। तो ये रोड बनी थी उस टाइम, और भी 1-2 काम हुए थे, तो ये पैसा पंचायत के खाते में आया था। लेकिन वो सड़क तो दादाजी अभी भी खराब है। ये जो अब खराब हुई है, ये तो अब जो सीवर लाइन डाली गई है उसके बाद हुई है, नहीं तो वो उस टाइम सही हो गई थी और अब तक सही थी। सीवर पिछले साल जब सीवरेज की लाइन डाली है उसके बाद खराब हुई है। और क्या क्या विकास कार्य किए हैं आपने अब से पहले? देखो, ये हमारा जो कुम्हारों का मोहल्ला है उसमें बिजली नहीं आती थी, एक तार था तो वो डिम बिजली रहती थी। उन्होंने मेरे से कहा तो मैंने एसडीओ एक्शन से मिलके उनकी केबल वगैरह डलवाई। एक हरिजन मोहल्ला है झांझपुरिया का, वहाँ मैंने एक केबल डलवाई थी बिजली की। और ये जो रोड है रूपा पेट्रोल पंप से यहाँ आती है, इस रोड को डिप्टी सीएम साहब से दरखास्त लगाई थी। गांव के काफ़ी आदमियों के मैंने दस्तखत वगैरह कराए थे और वो मंजूर हुई थी और वो रोड बन गई, उसमें पुल बकाया है। अच्छा जी। और एक ये जो हमारा 55 फुट वाला रास्ता है, ये इसके लिए मैं कुछ आदमियों को अपने साथ डिप्टी सीएम के पास फरीदाबाद ले गया था। तो वहाँ से डिप्टी सीएम साहब ने एससी को बुला लिया था और हमारी दरखास्त लेकर उनको कहा कि भाई कल ही उसकी नाप तोल करके एस्टीमेट वगैरह बना के भेजो। तो दूसरे दिन जेई और एसडीओ वगैरह वहाँ आ गए थे, उन्होंने उसको नाप तोल की और एस्टीमेट बना के भेज दिया। और अब मैं करीब 2 महीने पहले एक्शन पलवल से मिला था, तो उन्होंने मुझे वो लिस्ट भी दिखाई थी, उसमें ये मंजूर हो गई है और इस पर बहुत जल्दी ही काम शुरू होने वाला है। तकरीबन 1.5 साल हो चुका है इन बातों को जब आपने पैमाइश करवाई थी। नहीं, परमिट लाइन की? नहीं, 1.5 साल तो नहीं, मेरे हिसाब से इसमें साल भर के करीब हो गया है। साल भर हो गया? हाँ, साल भर हो गया है और ये सरकारी काम है। अच्छा। इसमें थोड़ा लेट तो चलता है, बाकी वो मंजूर हो गया और वो काम बिल्कुल होगा। अच्छा। 100%। तो जैसे आपने बताया कि आपने नाले वाली सड़क है, आपने उसको बनवाया था। नाले वाली जो सड़क है अगर आपने बनवाई है तो आप उसके उद्घाटन में क्यों नहीं थे? देखो, इसमें हमारा जो हल्का एमएलए है वो उसने उद्घाटन किया था और मेरे पास इस चीज़ की कोई सूचना नहीं थी जी। तो जब मेरे पास सूचना नहीं थी तो इसलिए मैं वहाँ नहीं गया। अच्छा जी। हाँ, यदि मेरे को सूचना देते तो उद्घाटन में ज़रूर जाता। और मेरा काम है गांव की भलाई करना, वहाँ फ़ोटो खिंचवाना, उद्घाटन में जाना, ज़बरदस्ती ये मेरा कोई काम नहीं है। यदि कोई भाई बुलाएगा, प्रशासन बुलाता तो मैं ज़रूर जाता। अच्छा, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि उसके लिए तो युद्धवीर जेलदार जी ने कृष्ण पाल से डिमांड की थी, फिर ये काम हुआ है। और एमपी लेड की ग्रांट से 30 सड़कें पास हुई हैं, जिसमें एक ये भी सड़क है और जगदीश नायर ने इसको पास करवाया है और इसमें 97 लाख रुपए की लागत बताई जा रही है, जबकि आप कुछ और बताते हो। देखो, मेरा ऐसा है, डिप्टी सीएम साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इसके बारे में आप लिख के दीजिए। गांव के दस्तखत, सरपंच के और गांव के करीब 50 आदमी को दस्तखत कराए थे और वो दरखास्त की फ़ोटोकॉपी मेरे पास आज भी है, मैं आपको अभी दिखला दूंगा। और उसके बाद वो मंजूर हुई थी। ये सरकारी काम है, एमएलए साहब के बगैर कुछ नहीं होता। एमएलए साहब ने भी उसमें मदद की होगी, मैं नहीं कहता, परंतु डिप्टी सीएम ने ही मंजूर करी थी क्योंकि पीडब्ल्यूडी मंत्री वो हैं और उन्होंने इसको मंजूर करके ये पैसा दिलाया था। अच्छा, उन्होंने ही दिलाया था मुझे। अगला सवाल ये है दादाजी, भगत सिंह की मूर्ति आपने लगवाई थी, वहाँ बच्चों की डिमांड थी और बहुत ही अच्छा काम है भगत सिंह की मूर्ति लगवाना, बहुत ही सराहनीय है। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं। भगत सिंह की मूर्ति तो आपने इसलिए बनवाई जिससे दुष्यंत चौटाला जी से 1.5 करोड़ रुपए ले सकें और फिर उसको इलेक्शन में लगा सकें, क्या ये सही है? देखो, ऐसा है, गांव के नौजवानों की एक डिमांड थी कि भाई यहाँ चौक में भगत सिंह की मूर्ति लगाई जाए। मैंने उन बच्चों को कहा था, मैंने कि भाई इलेक्शन के बाद यदि सरपंच मैं बन जाता हूँ, गांव मुझे बना देता है तो मैं ये लगवा दूंगा। बच्चों ने कहा कि जी ये काम तो हमने कई सरपंचों को कहा, कोई हाँ नहीं करता, ये पहले कराना है। तो उनकी बात को मानते हुए मैंने वो पैसे अपनी जेब से देकर वो लगवा दी। तो मेरा ये इरादा ज़रूर था कि इसका उद्घाटन डिप्टी सीएम द्वारा करवाया जाए, परंतु
जिस टाइम मूर्ति लगी और उसके आचार संहिता लगी उसके बीच में टाइम नहीं था कि मैं किसी को बुला सकूं। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी मंत्री कोई भी घोषणा नहीं कर सकता। और जो भी पैसा सरकार से आता है, किसी मंत्री से, सीएम से या किसी भी खाते से, वो किसी की पर्सनल जेब में नहीं आता, वो पंचायत खाते में आता है और पंचायत खाते के तरफ से ही लगता है। तो वो पैसा यदि मिलता तो वो इलेक्शन में लगाने का सवाल ही पैदा नहीं, क्योंकि वो नगद मेरी जेब में नहीं आता। अच्छा जी। तो ये जो किसी ने आपको कहा है, ये उस भाई को पता नहीं है कि पैसा नगद जेब में नहीं दिया जाता, ये सरकार के खाते से सरकार के खाते में ही आता है। अच्छा जी। आपको पता है इस मूर्ति के चक्कर में बघेल समाज आपके खिलाफ हो गया है। वो कहते हैं कि उनकी पहचान आपने छीन ली। जो गडरिया वाला ग्योरा था अब उसको भगत सिंह चौक के नाम से जाना जाएगा। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो ऐसा है, जिस टाइम बच्चे आए थे उनमें बघेलों के भी काफ़ी बच्चे थे और ये बात आज तक मुझे किसी ने नहीं बताई कि भाई इस चीज़ से हम नाराज़ हैं। वो सारे आदमी उन्होंने जब ये बघेल चौक की मरम्मत वगैरह हुई तो उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था और वो बड़े खुश थे कि यहाँ हमारे यहाँ गंद मची रहती थी और बदबू आती थी। आपने इतना अच्छा काम किया कि हमारे यहाँ घूमने की, बैठने उठने की जगह बन गई और कुछ हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी थे उस जगह को कुछ घेरना चाहते थे, तो एक ये जगह घेरेगी नहीं। तो मेरे से तो बघेल समाज काफ़ी खुश है इस चीज़ से। वो चाहते हैं कि वीरांगना अहिल्याबाई जो होलकर हैं, या तो उनकी तस्वीर लगनी चाहिए थी या फिर उनके जो पहलवान जी हैं, खरगी पहलवान जी, उनकी वहाँ पे तस्वीर लगनी चाहिए थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? देखो, बघेल चौक है वो सबका है, सारे गांव का है और नौजवानों की कहने पे वो भगत सिंह की मूर्ति लगी थी। भगत सिंह किसी जाति विशेष से नहीं है, वो सबका है। देश के लिए उसने फांसी खाई है। उसके बाद कोई भाई उसमें कोई और मूर्ति लगवाना चाहता है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं। मेरे को किसी ने ये नहीं कहा था कि इसमें नहीं लगनी चाहिए, अहिल्याबाई की लगनी चाहिए या पहलवान खरगे की लगनी चाहिए। वो भी हमारे पूजनीय रहे हैं और हमें उनसे कोई वो नहीं है। यदि कोई कहता तो इस बारे में विचार किया जाता। अब भी कोई भाई उसमें लगवाना चाहे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बघेल समाज में से कुछ लोग अब आपको वोट नहीं देना चाहते, अब क्या करोगे? देखो ऐसा है, ये वोट तो अपने प्यार की है। जो भाई मेरे से प्यार करता है वो मुझे ज़रूर वोट देगा और जिस भाई को कोई बहाना ढूंढना है, उसको मेरे से प्यार नहीं है तो वो मेरे को नहीं देगा। फिर भी मैं सबसे कोशिश करूँगा, यदि मेरे से कोई गलती हुई होगी और वो मुझे बताएंगे तो मैं अपनी स्वीकार करूँगा और भाइयों को मनाऊँगा और उनसे वोट लूँगा। अच्छा, यानी कि उनको मनाओगे। आपके समर्थक दारू पीकर लोगों को परेशान करते हैं, यह रिपोर्ट आई है गांव में से, गाली देते हैं और मैं उनका नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन आपको थोड़ा सा इशारा कर देना चाहता हूं। लालदास की तरफ गढ़ में से हैं और वो दारू पीकर लोगों को गाली देते हैं और आप उनसे कुछ नहीं कहते हैं, क्यों? जबकि वहां पर उन दो लोगों की चक्कर में आपकी 80 वोट खराब हो रही हैं। तो क्या आपको वो दो वोट प्यारी हैं या फिर 80 लोगों की वोट प्यारी हैं? देखो ऐसा है, मेरे समर्थक एक या दो नहीं हैं, गांव में काफ़ी लोग हैं। यदि मैं अपने समर्थकों से ऐसा काम कराता तो और भी कोई करता। तो मेरे को ऐसी कोई बात नहीं आई। जो बात आपने गढ़वाली कही है, ये बात एक दिन मेरे नोटिस में आई थी। कुछ लोग, एक दो आदमी ने मेरे पास टेलीफोन किया था तो मैंने उसको समझा दिया। मैंने कहा भाई आप ऐसा कोई काम मत करो जिससे मुझे नुकसान हो और समाज में आपकी प्रतिष्ठा घटे। तो उन्होंने कहा जी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा, एक आध दिन मेरे से हो गया होगा तो आइंदा कोई नहीं करूँगा। और वो बिल्कुल उस दिन से ठीक है। और मुझे जब यदि मेरा समर्थक कोई है वो गलत काम करता है तो इसका मतलब ये लगाओ कि मेरा समर्थक नहीं है जो मुझे नुकसान दे रहा है। अच्छा जी। हाँ, वो समर्थक तो वो होता है जो फ़ायदा पहुँचाए। तो इसलिए मुझे 80 आदमी की भी ज़रूरत है और वो आदमी यदि गलत नहीं है, सही है, तो उसकी भी ज़रूरत है। अच्छा, दोनों की ज़रूरत है आपको, बहुत बढ़िया। 17 नंबर वार्ड स्पेशल एससी के लिए रिजर्व करवाया गया है अभी की बार, और क्या यह जनमत के विरुद्ध नहीं है? आप कहाँ थे उस वक्त? देखो, ये जो वार्डबंदी रिजर्वेशन हुई है ये ऊपर चंडीगढ़ से होकर आई है। ये तो वहाँ से होने के बाद ही हमें पता चला सभी को कि भाई कौन कौन से वार्ड रिजर्व हैं। इसके बारे में तो हमें कोई पता ही नहीं चला। जब यहाँ लिस्ट आई है, जब पता चला कि भाई हमारे गांव से कौन कौन से वार्ड रिजर्व हैं, इसके बारे में मुझे कोई पता नहीं। तो थोड़ा सा अपनी राय जनता को दे सकते हैं, क्या ये सही था या फिर ये गलत है? बिल्कुल। देखो, इसमें तो ऐसा है, सरकार है और उन्होंने अपने हिसाब से जो किए हैं तो उन्होंने जो अच्छा लगा होगा
वो किया है। लेकिन कुछ लोग दादाजी ये भी कह रहे हैं कि अभी तो हम राजनीति में आए हैं, अभी तो आगे आगे देखिए क्या खेल खेलते हैं, ये जानबूझकर कराया गया है वार्ड। नहीं, ये मेरे नोटिस में नहीं है। यदि किसी ने जानबूझ के कराया है तो गलत किया है, और कभी भी किसी एक समुदाय के प्रति ऐसा गलत काम नहीं कराना चाहिए। अच्छा जी। कुछ लोगों का कहना है और अपील है कि हमारी बात उठाई जाए। मौजूदा लोगों को होडल में धमकी दिलवाई जा रही है नीम के पेड़ वाले भाई साहब से कि प्रहलाद जी को ही सरपंच बनाना है। नीम के पेड़ वाले भाई साहब जी कौन है? देखो, ऐसा है, ये तो उन भाइयों की अपनी सोच है। नीम के भाई साहब हर्ष के बारे में कह रहे हैं। अच्छा जी। अपने चौधरी हर्ष कुमार हैं, यहाँ से एक बार आज़ाद एमएलए बने हैं, एक बार विकास पार्टी से बने हैं, हरियाणा सरकार में सिंचाई मंत्री रहे हैं। हमारे गांव के लिए जो काम उन्होंने किए और आज तक किसी एमएलए ने नहीं किए हैं, परंतु कुछ भाई नाराज़ भी होते हैं, कुछ उनके समर्थक भी रहते हैं। तो मैंने ना तो उनसे कहा है, ना ही उन्होंने किसी को धमकी दी है। उनके लिए सारा गांव एक है, सारे कैंडिडेट एक हैं, वो किसी के बारे में कोई नहीं है। हमारा पंचायत का इलेक्शन है, गांव का इलेक्शन है, वो अपने हिसाब से हम लड़ रहे हैं, उनका इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। पार्ट पहले कोई नहीं है। नहीं। तो अगर आप बन जाते हैं प्रहलाद जी, तो विकास कार्य क्या क्या करवाएंगे? ये मेन क्वेश्चन है, लोग जानना चाहेंगे कि क्या क्या करवाओगे। देखो, ऐसा, मैं सबसे पहले खिलाड़ी रहा हूँ, और आज जो गांव के बच्चे हैं हमारे, वो इस मिट्टी में इतनी ताकत है हमारे गांव की में कि कुश्ती और कबड्डी के खिलाड़ी बहुत अच्छे निकल सकते हैं, परंतु यहाँ कोई सुविधा नहीं है। तो सबसे पहले मैं एक तो व्यायामशाला, अच्छा जी, और एक स्टेडियम, खेलों के लिए दो चीज़ में बिल्कुल भी सरकार से जितनी भी मेरे पे कोशिश होगी, कोशिश करके लड़ झगड़ के यहाँ ज़रूर बनवाऊंगा, जिससे कि हमारे बच्चे जो सड़क पे भाग रहे हैं ये अपना स्टेडियम में जाएं, वहाँ खेल कूद करें, और हमारे गांव के बच्चे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर खिलाड़ी बने। और सरकार की एक पॉलिसी है, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर जो खिलाड़ी है उसको सरकार अच्छी नौकरियां देती है। अच्छा। जब हमारा कोई बच्चा निकल के जाएगा और उसको नौकरी मिलेगी, तो हमारे जो बच्चे नशा की तरफ जा रहे हैं, ये बच्चे खेल की तरफ जाएंगे, और हमारे गांव में जो नशा पनपना है ये ख़त्म हो जाएगा, और वो बच्चे खेलों में इतने आगे हो जाएंगे कि हमारे गांव का नाम रोशन कर देंगे। अच्छा। तो मेरी सब नौजवानों से ये प्रार्थना है कि भाई इस कार्य में मेरा सहयोग करें और गांव का नवयुवकों के भविष्य को सुधारने में मेरी मदद करें। अच्छा। ये जो गांव के अंदर घरों के सामने स्लैब बना देते हैं, अतिक्रमण करते हैं, इसके बारे में भी कोई कदम उठाओगे या फिर इसको वोट की वजह से जाने दोगे? यानी कि भाई वोट मिलेंगे, इससे छेड़ना नहीं है। मुझे ये जो सरपंची की सीट है, यदि गांव मौका देता है तो ये दादा लाई नहीं बनानी है कि अब मैं लड़ूंगा, फिर मेरा बेटा लड़ेगा, फिर मेरा पोता लड़ेगा। मुझे केवल एक बार मौका चाहिए, उसके बाद मैं सरपंची का दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो वोटों के लिए मुझे बाद में ये नहीं है कि भाई मुझे वोट लेनी है। जो भी गलत है, जिससे लोगों को परेशानी है, उस काम को मैं बिल्कुल करूंगा, नहीं होने दूंगा गलत काम। यानी कि जो ये अतिक्रमण की समस्या है, इससे आप लोगों को निजात दिलाओ। हाँ, बिल्कुल। आप गांव में उद्योग पंचायत की ज़मीन में लगवाओगे, आप कहते हो बार बार इंटरव्यू में, तो फिर वहाँ पे तो गांव की जो ज़मीन है उसको बेचोगे आप, जो पंचायत की ज़मीन है, क्या ऐसा ही होगा? देखो, ऐसा है कि अभी तक हमारे गांव में कोई उद्योग नहीं है, और पहल करने के लिए पंचायत की कुछ ज़मीन बेच नहीं, वो फ्री हमें किसी उद्योगपति को देनी होगी। अच्छा। उसके बदले में हमारी अपनी ये सोच है कि जैसे हरियाणा सरकार ने 75% कोटा फिक्स किया है, हम अपने गांव के लिए 75% कोटा फिक्स करेंगे। उस उद्योगपति से पहले ही इस चीज़ की हमारी शर्त होगी कि भाई यदि हम आपको ज़मीन देते हैं तो क्या हमारे बच्चों को 75% आप नौकरी दोगे। यदि वो हमारी हाँ करेगा तो हम उसको पंचायत की ज़मीन देके और 75% अपने बच्चे लगवाएंगे। यदि एक फैक्ट्री या उद्योग हमारे गांव में लग जाता है तो उसके बाद उसके देखा देख और आदमी और उद्योगपति आएंगे और हमारा एक उद्योग का हब बन जाएगा। जैसे तीर्थला है, दूधौला है, वहाँ पर काफ़ी फैक्ट्रियाँ लग चुकी हैं। वहाँ के जो लोग हैं हमारे से काफ़ी आगे हैं। क्यों?
वहाँ हर एक घर से बच्चे नौकरी लग रहे हैं, किसी का दूध बिक रहा है, किसी का किराए पे मकान उठ रहा है, किसी की परचून की दुकान चल रही है। तो विकास तो होगा उसी तरह से। तो हमारी अपनी ये सोच है, आगे इसमें जो टेक्निकल बात होंगी उनसे सबसे पूछताछ के जो सही काम होगा वो किया जाएगा। अगर वो कंपनी वाले नहीं माने 75% कोटा रोजगार देने के लिए, तो क्या फिर आप उनको नहीं लगने दोगे या फिर भी लगाओगे? देखो ऐसा है, ये बातचीत करने के बाद हमारा थोड़ा कमती बढ़ती भी होगा, 75 पे नहीं होंगे, यदि 70 पे 65 पे होंगे या हम 80 तक भी पहुंचेंगे, वो हालात जैसे होंगे उस तरह से हम सबसे राय मशवरा लेके गांव से। क्योंकि ये सवाल ऐसा है पहलवान जी, ज़्यादातर कंपनियां लोकल लोगों को लेती नहीं हैं, वो दूसरे लोगों को लेती हैं, दूर के लोगों को। तो अगर वो नहीं ले पाई और आपने पंचायत की ज़मीन दे दी उनको, तो और लोग फिर भी बेरोजगार रहे, तो फिर ये तो नुकसान का सौदा होगा। देखो, जो भी काम मैं करूँगा अपना अकेला फैसला नहीं होगा मेरा, सारे गांव से सलाह मशवरा करके और जो गांव को अच्छा लगेगा उस हिसाब से करूँगा। और यदि हम ज़मीन किसी भाई को देंगे तो उसके लिए हम पहले एग्रीमेंट वगैरह पूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही देंगे, जहाँ से वो अपनी बात से मुकर ना सके। अच्छा जी, यानी कि अच्छी तरह से जांच पड़ताल करके। आप जो वादे कर रहे हैं क्या यह सच होंगे? जनता क्या समझे इनको? सच कर पाओगे? आप जो बात कह रहे हो पूरी उन पर खरा उतरोगे? देखो ऐसा है, मेरी एक आदत रही है कि मैं जो बात कहता हूँ उसको करने की मैं पूरा प्रयास करता हूँ। अच्छा। और जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं किसी लालच में ये झूठ बोल के मिसगाइड करके कोई काम नहीं कर रहा। मैं अपने दिल की गहराइयों से अपनी बिल्कुल सच्चाई से ये बात कह रहा हूँ, जो मैं घोषणा कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ मैं करूँगा। अच्छा, करोगे? हाँ। आपने एक इंटरव्यू दिया था आज से 5 या 6-7 साल पहले सत्ती के तालाब पर, और वहाँ पर आपने कहा था कि जेजेपी आई तो बस स्टैंड को पार्क बनाया जाएगा और फिर जो वहाँ की मंडी है उसको साफ़ सुथरा रखा जाएगा और एक स्टेडियम बनाया जाएगा बच्चों के लिए। कहाँ है वो स्टेडियम? देखो ऐसा है, सरकार आई है और एमएलए भी वहाँ से बीजेपी का है, हमारे हल्का हथीन से। तो मेरे सुनने में ऐसा आया है कि एमएलए साहब ने जो हमारा ये बस अड्डा है यहाँ पर पार्क की मंजूरी हो चुकी है और यहाँ जल्दी ही पार्क बनेगा। तो सरकार जेजेपी और बीजेपी की मिल के है, तो सारे काम जेजेपी की मर्जी से नहीं होते। हमारा तो उसमें 10% साझा समझो, काम तो बीजेपी वाले ही ज़्यादा करते हैं, हम तो उनके एक साझेदार हैं। तो हमने अपनी बात रखी थी और अब मुझे पता चला है एमएलए साहब ने वो बस अड्डे को पार्क में तब्दील कर दिया है और पार्क बस अड्डा बाहर जाएगा। अच्छा। और यहाँ पर बहुत बढ़िया पार्क बनेगा जिससे लोग बाग घूमने फिरने में सुविधा हो शहर के बीच में। एक कहावत है, पुलिस के अगाड़ी और घोड़े के पिछाड़ी कभी नहीं आना चाहिए। हो सकता है कुछ लोग आपसे डरते हों, उनसे आप क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं खिलाड़ी रहा हूँ और समाज में और पब्लिक में घुल मिल के रहा हूँ। मुझे रिटायर हुए करीब 9 साल हो गए, तो पुलिस तो मेरे से 9 साल पहले ही चली गई। मैं आप एक आम आदमी हूँ, पुलिस नहीं हूँ और अपने सब भाइयों के साथ मिलजुल के चल रहा हूँ। मेरे से कोई नहीं डरता, ना मैं किसी को डराता। अच्छा जी। गांव के अंदर जब सीवर लाइन खोदी जा रही थी तो उस समय आप कहाँ थे? क्योंकि आपको बता देना चाहता हूँ मैं, ये जो सीवर लाइन का प्रोजेक्ट है यह सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े अधिकारियों के पैसे खाने की स्कीम थी, क्योंकि ना तो ये आपके हथीन में सक्सेस हो पाई है, ना ही होडल में सक्सेस हो पाई है, ना ही हसनपुर में सक्सेस हो पाई है। और अगर सोंदगांव के अंदर भी इसके अंदर अगर हमने अपनी लेटरिन वगैरह के जो पाइप हैं वो कर दिए तो गांव में इतनी दुर्गंध उठ जाएगी कि खाना नहीं खाया जाएगा। तो आप कहाँ थे उस समय? आपका फर्ज नहीं बनता था इसको रुकवाने का? या फिर आप ऐसे ही बस वोटों के लिए इधर उधर घूमते रहते हैं या फिर वोटों के लिए ही बात करते हैं? देखो ऐसा है, जब ये शुरुआत हुई थी तो ये 18 में जब जो भी सरपंच था भाई, उसने एक रेजुलेशन कर दिया था और उसने जो रेजुलेशन किया था वो गांव को अपने हक में नहीं लिया था और बगैर मर्जी के उसने अपनी मर्जी से ही रेजुलेशन कर दिया था। तो कचनार मंदिर है हमारे गांव में, वहाँ से ये सीवर लाइन शुरुआत करी थी। तो हमारे यहाँ मोहल्ले के मानापट्टी से और हमारे बगरी से मदनगढ़ लेंडिया इससे काफ़ी लोग कचनार मंदिर पे इकट्ठे हुए थे, मैं भी उनके बीच में था।
वहाँ पर हमने एसडीओ पब्लिक हेल्थ और जो ठेकेदार हैं सिविल लाइन का वो बुलवाए थे। उनको हमने कहा था कि भाई हम इसको नहीं चाहते, ये स्कीम आपकी गलत है, इससे हमारे रास्ते ख़राब हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा था जी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इस बारे में आप डीसी से मिलो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमने उनको कहा था कि भाई आप जब तक हम मिलें जब तक इसको बंद कर दो। तो उन्होंने करीब 2 एकड़ ज़मीन में नाली खोद दी थी, उन्होंने दोबारा वो हटा दी थी और उन्होंने काम बंद कर दिया था। तो मैं कुछ लोगों को लेके एसडीएम होडल से मिला था, उनको मैंने लिखित में अपनी दरख्वास्त भी दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई आप डीसी साहब से मिलो, मैं भी डीसी साहब को कहता हूँ। और हम फिर डीसी साहब से मिले थे। डीसी साहब ने ये कहा था कि भाई ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, ये है ये तो खुदेगी। तो हमने उनसे एक प्रार्थना की थी कि आप ऐसा ये नहीं रोक सकते तो कम से कम हमारी जो फसल का टाइम है, उस टाइम फसल का टाइम आने वाला था, तो हमारे रास्ते ख़राब हो जाएंगे, तो ना तो हम नाज भर पाएंगे अपने घरों में, ना हम भूस भर पाएंगे। तो कम से कम इसे 2-3 महीने के लिए रोक दो। अच्छा। तो उन्होंने वो 2-3 महीने के लिए रोक दी थी। उसके बाद ठेकेदार ने इस साइड की बजाय और अपना सुन्नाखरी की तरफ से कुछ हमारे गांव के लोगों को अपने साथ लगा के और उन्होंने खोदनी शुरू कर दी। और वो खोदते खोदते लालदास मंदिर से फिर के हमारे पास काफ़ी लेट आई और उसमें उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि गांव के कुछ आदमी इसको खुदवाना चाहते थे, कुछ रुकवाना चाहते थे। यदि हम इसमें ज़्यादा कार्रवाई और ज़्यादा करते तो इसमें हमारा गांव में आपस में झगड़ा होने की संभावना थी, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर पाए। अच्छा जी, तो इस सीवर लाइन को खुदवाने का दोषी कौन, किसको कहेंगे आप? किसने ये कृत्य करवाया गांव के साथ? क्योंकि आपको बता देना चाहता हूं, इससे पहले गांव के अंदर तकरीबन 80% रास्ते बन चुके थे और आज हालत ये है सीवर लाइन खुदने की वजह से कि बाहर का भी कोई इंसान गांव के अंदर आता है तो यहाँ के पंच और सरपंचों के ऊपर लानत कह के जाता है कि कैसे सरपंच और कैसे पंच हैं, इस गाँव का सत्यानाश करवा लिया। तो इसका जिम्मेवार कौन? देखो 2018 में जो भी भाई सरपंच था सबको पता है कौन था, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। 2018 में उसने जो रेजुलेशन दिया था, यदि वो रेजुलेशन नहीं देता तो ये सीवर लाइन की मंजूरी यहाँ नहीं मिलती और हमारे गांव के रास्ते सही रहते। तो इसका दोषी जो 2018 में सरपंच था भाई वही है। और आपकी नज़र में क्या ये काम कर पाएगी प्रॉपर या फिर ये काम नहीं करेगी? ये तो केवल मेरी अपनी सोच के अनुसार बिल्कुल गलत है, ये नहीं चालू होगी। इसका जो पाइप है बहुत छोटा है और ये तो केवल पैसे खाने का वो है कि भाई अफसरों ने मिलके ये स्कीम बना के पैसे खाए हैं, ये चल नहीं पाएगी। तो पहलवान जी, लोग आपको वोट क्यों दें? क्या गारंटी है कि आपने जो बातें कही हैं इन पर आप खरा उतरोगे? एक बार जनता से आप जरूर बताएं। देखो ऐसा है, आदमी का पता चल जाता है कि मैं करीब 66-67 साल उम्र है और गांव के लोग बाग बच्चे मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं जो कहता हूं वो करता हूं और मुझे किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है। तो मैं सभी ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि मैं जो कह रहा हूं मेरी बात का विश्वास करके मुझे एक मौका दें और उस मौके पे आपकी बात पे मैं खरा उतरूंगा, जो कह रहा हूं वो करूंगा। अभी मेरी सभी ग्रामवासियों से एक अपील है हाथ जोड़कर कि इस बार मुझे चुनाव चिन्ह अनाज बरसाता हुआ किसान का मिला है। तो मेरी सभी ग्रामवासियों से अपील है, इस निशान पर के सामने बटन दबाकर और मुझे बहुमत से जिताएं और मैं आपकी जितनी उम्मीदों उन पर खरा उतरूंगा। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात है। तो दोस्तों, आज यहाँ पे हुए थे सवाल जवाब और हमारे साथ थे प्रहलाद पहलवान जी, जिन्होंने आपके सभी सवालों के जवाब दिए हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि आप सभी के सवालों के जवाब मिल गए होंगे। कुछ सवाल मैंने इसमें ऐड नहीं किए थे क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है और उन सवालों का कुछ मायना भी नहीं था, इसलिए उन लोगों से मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ, वो मुझे क्षमा करें जिनके सवाल में नहीं ले पाया हूँ। तो दोस्तों, नेक्स्ट प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।